आज हम बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 के मेन जो प्रोविज़न है वो थोड़े से और जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध योजना बनाने वाले प्रावधान के बारे में। तो इस अधिनियम की धारा 9 में केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए प्रबंध योजना तैयार करने का भी अधिकार दिया गया है और उसी के अंतर्गत दिसंबर 1970 में संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जो या कुछ ऐसे प्रावधान है जो इस तरह के हैं। पहला इसमें प्रावधान जो बताया गया है वो है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक मंडलों का गठन करने के संबंध में केंद्र सरकार यह फैसला करेगी कि इसमें निम्नलिखित जो निर्देशकों का समावेश होगा वो इस प्रकार होगा। एक तो वो जो है होल टाइम डायरेक्टर होंगे और इनकी संख्या है वो 2 से अधिक नहीं होगी और उनमें से एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और एक निर्देशक बैंक के वर्कमैन कर्मचारियों में से लिया जाएगा जिसकी नियुक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संबद्ध बैंकों की प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा प्रस्तुत 3 नामों की सूची में से किए जाने का प्रावधान है। और इसमें से एक निर्देशक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाएगा जो कि वर्कमैन नहीं है। फिर एक निर्देशक डिपॉजिटर के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला नियुक्त किया जाएगा और 3 ऐसे डायरेक्टर ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मतानुसार कृषक भी हो सकते हैं, श्रमिक भी हो सकते हैं और शिल्पकार, और इन तीनों के हितों का रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। और एक निर्देशक रिजर्व बैंक के अनुमोदन में रिजर्व बैंक के कर्मचारियों से लिया जाएगा और एक निर्देशक जो होगा वह केंद्र सरकार का अधिकारी होगा और इनमें से एक जो डायरेक्टर होगा अथवा एक से अधिक किंतु अधिकतम 5 निर्देशक ऐसे विषय के विशेषज्ञों में से लिए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मतानुसार अपने विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव से राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यों में उपयोगी सिद्ध किए जाएं। तो ये तो बताया है कि संचालक मंडलों का गठन किस तरह से किया जाएगा। फिर संचालक मंडलों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक में तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध योजना के तहत ये जो निदेशक हैं इनमें से केंद्र सरकार किसी भी एक बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर सकती है जो कि बोर्ड के बैठकों का सभापतित्व करेगा और किसी भी एक निदेशक को बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करेगी जो कि बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन दोनों पदों पर एक ही डायरेक्टर की नियुक्ति भी कर सकती है। फिर इसमें एक और प्रोविज़न है जो कि है मैनेजिंग कमेटी का कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध समिति का गठन और उसके अधिकार के संबंध में क्या होगा। तो इस समिति में बैंक का चेयरमैन, प्रबंधक, निदेशक, रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से मनोनीत निदेशक तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी निदेशक के अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक भी शामिल हो सकेंगे जिनकी की अधिकतम संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकेगी और यह प्रबंध समिति उन अधिकारों का उपयोग करेगी जो कि संचालक मंडल उनके द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे। फिर आता है इसमें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 5 प्रादेशिक सलाहकार समितियों का गठन का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना में 5 क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रादेशिक रीजनल जो है सलाहकार समिति नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ये समिति अपने अपने क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी समस्याओं का समीक्षा करेंगी और रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार के विचारानुसार अपनी उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। तो ये तो हुए हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना के संबंध में किस किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे ये। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आकार में वृद्धि का अधिकार। तो इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत नए बैंकों की पूंजी
पूंजी के आकार में वृद्धि करने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। किंतु इसकी धारा 9 सब धारा 2 के अधीन ऐसे बैंकों की पेड अप कैपिटल अधिक से अधिक 15 करोड़ रुपए ही हो सकेगी। अब आता है इसमें प्रावधान कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऑडिटिंग के संबंध में या लेखे के संबंध में क्या प्रावधान है। तो अधिनियम की धारा 10 सब धारा 1 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की बुक ऑफ अकाउंट जो होती है वो 31 दिसंबर प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और उसे बैलेंस कर दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 10 और सब धारा 3 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि प्रत्येक बैंक रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ऐसे ऑडिटर को नियुक्त करेगा जो कि कंपनियों के अंकेक्षक होने योग्य है और केंद्र सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ऐसे ऑडिटर्स को पारिश्रमिक भी निर्धारित करेगा। इसी में आता है कि अधिनियम की धारा 10(4) के सब धारा 4 के अंतर्गत सारे ऑडिटर्स को बैंकों की सभी लेखा पुस्तकों और लेखा डॉक्यूमेंट्स को न्यायोचित समय में देखने और जांच करने का अधिकार होगा और आवश्यकता पड़ने पर वो अंकेक्षक बैंक को अभिरक्षक अथवा अधिकारी या कर्मचारी के खातों के संबंध में पूछताछ करने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त वह बैंक के अंकेक्षकों की जांच पड़ताल में अपनी सहायता के लिए किसी भी अकाउंटेंट या किसी अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर अपना दायित्व को कम भी कर सकता है। इसी में एक धारा आती है 10 और सब धारा 5 के प्रावधान के अंतर्गत अन्य बैंकिंग कंपनियों की भांति ही इन बैंकों को अपना ऑडिटिंग प्रतिवेदन प्रमाण पत्र देने तथा ऐसे लेन देनों की जानकारी भी देनी होगी जो उनकी जानकारी में आए। तो ये तो हुआ कि ऑडिटिंग के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। अब इसी में एक प्रावधान और आता है कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में तो इस अधिनियम की धारा 10(7) में प्रावधान किया गया है कि समस्त वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ हानि खातों में जो भी लाभ शेष रहे उन्हें केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये तो प्रॉफिट के संबंध में हुई बात। फिर आता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रावधान। तो इस अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व उस बैंक में जो भी अधिकारी और कर्मचारी थे वो राष्ट्रीय बैंकों में उसी तरह अधिकारी और कर्मचारी माने जाएंगे। फिर आता है कि बैंकों की कर्तव्यपरायणता और गोपनीयता का दायित्व। तो इस अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि परंपराओं का विधि सम्मत पालना और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रचलित पद्धतियों व्यवहारों एवं परंपराओं का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे जब तक कि विधि द्वारा अथवा अन्यथा अपेक्षित ना हो। फिर सूचना की गोपनीयता ऐसे बैंकों के अधिनियम यह भी अपेक्षा करता है कि वे अपने विभिन्न घटकों से संबंधित सूचनाओं को गुप्त रखें और वैधानिक दृष्टि से आवश्यक होने पर भी वैधानिक दृष्टि से ऐसी घटकों को या संबंधित सूचनाओं को उस समय प्रस्तुत करें जबकि अनिवार्य हो। फिर आता है कि क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो यहाँ पर अधिनियम की धारा 16 सब धारा 1 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों कर्मचारियों भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अधिकारियों को अपने पदों का कर्तव्य पालन करने में जो भी व्यय अथवा हानि उठानी पड़े तो उसे क्षतिपूर्ति संबंधी बैंक द्वारा किए जाने का प्रावधान है। तो ये तो मैंने कुछ आपको बताए हैं कि कौन कौन से मेन प्रोविज़न होते हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के। और इसमें से भी मैं वही कहूँगी कि साल दर साल जो है कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी आप शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तैयार करें।